चलो जी बच्चों, स्टार्ट करें अपना आगे। क्वेश्चन चल रहे थे अपने मोल कॉन्सेप्ट के, याद आ रहा है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोलर मास, सब चीज पढ़ लिए थे। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो जी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कही थी, मोल कॉन्सेप्ट में अपन जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उनको कंटिन्यूअसली पढ़ना, लगातार पढ़ना, उसमें कोई इफेंट बट नहीं करना है आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन क्वेश्चंस को स्किप करते हुए चलते हैं, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, आगे चलना चालू कर दिया। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूटी जब तक बनी रहेगी तब तक कि आप क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो जी आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो एक। 8 ग्राम ऑफ अ गैस, 8 ग्राम of a gas occupy 5.6 liter volume, 5.6 liter volume, then find the vapor density of gas, then find the vapor density of gas। देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, पहले तो देखो। एक तो दे रखा है 8 ग्राम और एक दे रखा है वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे। जब भी मास और वॉल्यूम देता है तो अपन ने सीधा सा तरीका बताया था, एन बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल निकालने के एक और तरीके में से अपन क्या पढ़ते हैं, वी गैस अपॉन 22.4 इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है आपको 5.6 अपॉन क्या दे रखा है 22.4, गिवन मास कितना है 8 ग्राम। आपको निकालना है मोलर मास, मोलर मास निकालना है आपको। अरे सर नो सर, तो काटो, 4 बार कट गया, 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई करो तो एम आ गया आपका 32 ग्राम। ये आ गया मोलर मास, और मोलर मास को आप क्या भी कह सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 32। पूछ रहा है आपसे वेपर डेंसिटी, यू नो वेरी वेल, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है आपको 32 अपॉन 2 मतलब 16। ये आपकी क्या आ गई वेपर डेंसिटी। इज दैट क्लियर। तो वापस बता रहा हूं, जब भी आपको मास या वॉल्यूम एक साथ दे दे तो आपको ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपका 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स are removed from 98 milligram of H2SO4, then find the left molecule of H2SO4, then find the left molecule of H2SO4। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जेई में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन सेम डाटा। ये क्या कह रहा है, भाई साहब मेरे को तो बचे कुछ मॉलिक्यूल बता दो, मतलब लेफ्ट मॉलिक्यूल मेरे से वो पूछ रहा है, बचे कुछ मॉलिक्यूल। कब, जब मैंने 98 मिलीग्राम H2SO4 में से 98 मिलीग्राम H2SO4 में से कितना घटा दिया 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल। घटा दो, 98 में से इसको घटाओ, घटा सकते हो। चलो 5 रुपए में से 2 किलो घटाओ,
₹5 में से 2 किलो गए तो कितने बचे? ₹3। क्या अलग अलग यूनिट की चीजों को आप सब्ट्रैक्ट, माइनस, मल्टीप्लाई जो भी करना चाहते हो कर सकते हो क्या? अरे यस और नो? तो आपको यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। ये मिलीग्राम में है, वो मॉलिक्यूल में है। आपसे मॉलिक्यूल पूछा है तो आपको इसको भी कहीं बदलना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले 98 मिलीग्राम का मतलब तो जानते हो, 98 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मिलीग्राम से बन गए ग्राम में। अब मोल बनाना आपको आता है, तो मोल कैसे बनाते हैं? मास है आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 निकालना आता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 चौक 64 और 32 96। 96 में 2 ऐड करो 98। तो बताओ गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया? बताओ मोल। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? Na से। Na कितना होता है मेरे बच्चों? 6.02 इंटू 10⁻23। मोल से बन गया मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल में से इतना मॉलिक्यूल को माइनस करना है 3.01 इंटू 10⁻20। काटा पीटी मचाओ, ये कट गया। तो बताओ बचा क्या आपका? 6.02। 23 में से 3 निकालो इंटू 10 की पावर 20 में से माइनस करना है आपको 3.01 इंटू 10 की पावर 20। तो अब तो शर्म आ रही होगी आगे। तो 10 की पावर 20 तो आपका कॉमन ले लो आप, ठीक है। 6.0 में से 3.01 घट गया तो कितना बचा? 3.01 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल आपके बचे रह गए। इज दैट क्लियर? अगर आपसे मान लेते मॉलिक्यूल के बजाय मोल पूछ रहा होता, आपने आंसर मॉलिक्यूल में निकाल लिया। मॉलिक्यूल को मोल में बदलने के लिए क्या करोगे आप? अरे मॉलिक्यूल दे रखा है, मोल निकालना है तो n अपॉन Na कर दो, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? आगे आगे समझ में? कॉपी कीजिए। आगे चाले बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग। ये जो हेडिंग आप लिख रहे हो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार नहीं है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खतरनाक है ये जेई नीट दोनों के लिए खतरनाक है। क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके बारे में हल्का सा तो मैं बता ही चुका था आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो मेरे बच्चों, पानी की डेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन। किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं? पानी की डेंसिटी। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो? अरे क्या कर दिया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का m/v। क्या होता है मेरे बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला? m/v। अब देखो किसी भी चीज की डेंसिटी दे आपको, उसी चीज का आपको मास लेना है, उसी चीज का आपको वॉल्यूम लेना है। जिस चीज की डेंसिटी पूछ रहा है उसी का मास उसी का वॉल्यूम। यस और नो? अपन अच्छे से जानते हैं कि पानी की डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। हालांकि ये 1 नहीं होती, ऑलमोस्ट लिखा है, ये होती 0.997। ठीक है, जिसको अपन ऑलमोस्ट कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। पानी की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम 1 होती है, 4 डिग्री पर होती है। इसका रीजन बता दिया था, क्योंकि 4 डिग्री पर जैसे जैसे टेम्परेचर करते हैं पानी के मॉलिक्यूल पास आते चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सब और पास ले आओ ना, तो और पास लाएंगे तो फिर पानी पानी थोड़ी रहेगा, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पानी की डेंसिटी निकालनी है। तो बताओ यहाँ डेंसिटी पानी की कितनी हो गई आपकी? 1। तो बताओ जितना पानी का मास होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उतना ही पानी का वॉल्यूम हो जाएगा।
अगर मान लेते हैं मैं आपसे कहूं कि 18 ग्राम का पानी है, तो क्या इसे 18 ml का पानी कहा जा सकता है क्या? यस और नो? इस लाइन को हल्के में मत ले जाना, ये बहुत ही खतरनाक है, कई सवालों में काम आएगी आपके। आपको पानी का मास दे देगा या पानी का वॉल्यूम दे देगा और फिर उस पर क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे पूछेगा? पहले हेडिंग डाल के कॉपी कर लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया? अब देखिए, अब इस पर आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपको इसके ऊपर कम से भी कम नहीं तो 25-30 न्यूमेरिकल मिल जाए। अरे ऐसा और नो, ठीक है, मैं दूंगा आपको लास्ट में क्वेश्चन। जैसे अपन देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में ना करते हो मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको इधर उधर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही समझ में? 100 से 150 क्वेश्चन आपको करवा देंगे और एक चैप्टर के लिए इतने ही सफिशिएंट होते हैं। आपको 1000 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग टाइप के 100 क्वेश्चन कर लो, बस एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन कर दे, उससे क्या लेना देना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब जैसे आपके पास आता है भैया क्वेश्चन, आपको निकालना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ml ऑफ वाटर। चलो 10 की जगह मैं इजी कर देता हूं, 18 ml ऑफ वाटर। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। 18 ml का पानी है, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो क्या मैं 18 ml पानी को क्या 18 ग्राम पानी लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चों? अरे ऐसा और नो, 18 ml आपको पानी दे रखा है। क्या दे रखा है? 18 ml पानी। तो क्या मैं इसे 18 ग्राम पानी कह सकता हूं क्या? क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ml और मास बराबर होता है पानी के लिए, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 बराबर होती है, तो 1 जब हो जाएगी डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, तो पानी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का मास होगा। अब बताओ 18 ग्राम H2O को अगर मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 18 अपॉन 18 मास की जगह क्या बन गई? मोल ऑफ H2O। तो काटो कितना आया? 1 मोल H2O। तो बताओ एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक H2O में कितने हो गए? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो 2 में कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। मोल हटाकर क्या लिखा जा सकता है? 10 Na इलेक्ट्रॉन। Na हटाकर क्या लिखा जा सकता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं? 6.02, तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 1, 23, 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आ गया होगा शायद समझ में। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए, कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया? धीरे धीरे खतरनाक क्वेश्चंस पे चलेंगे, अभी बेस क्लियर करो पहले अपना। आ रही मेरी बात समझ में? अभी तो आपका बेस क्लियर हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे खतरनाक। अभी देखो जस्ट आपका नीट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है 2026 का, अभी हुआ है ना, अभी जेई का भी कंप्लीट हो गया, मेंस का। अभी कल जो नीट का पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे, जरा हमारे जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक हमने सीरीज चलाई थी 300 क्वेश्चन की, जिसमें 150 इनऑर्गेनिक फिजिकल के थे, 150 ऑर्गेनिक के थे। आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक बार जरा कंपेयर कर लेना, क्या वो क्वेश्चन एज इट इज उतर के आए थे क्या। इसीलिए ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन हम लगातार 3 साल से देते आ रहे हैं, 2024, 2025 और 2026। जरा तीनों साल का पेपर आप उठाकर देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, नीट का जो पेपर होता है ना, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आता है, उसके सारे टॉपिक फिक्स होते हैं, मतलब रैंडमली वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। बस एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है।
आप देखो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन लिखाए थे वो एज इट इज थे, और ऑर्गेनिक की जब क्लास चालू हुई थी तो उस समय आपसे कह दिया था कि एक क्वेश्चन आईयूपीएससी का जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन आपका इस साल आया है, और वही एग्जाम्पल आया जो आपको क्लास में कराया गया था, जो अपन ने सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई थी। एज इट इज पेपर यूं का यूं आया है, कई जगह डाटा चेंज हुआ, डाटा को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन सेम था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने क्वेश्चन कराया था और मैंने कही थी ये क्वेश्चन आएगा इस साल, अरे सर नो सर, ई सेल वाला। तो ये ध्यान रखना इन चीजों को, कोई चीज स्किप नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, स्किप करने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है, और गलती का एहसास एक साल खराब होने के बाद हो तो वो बड़ा पैनिक होता है। अरे सर नो सर, इसलिए ये गलती आप लोग मत करना। हम दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट ही करा देते हैं। हमने चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हालांकि छोटे में तो कभी पढ़ाया नहीं, बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ाया है। हमारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है एनी हाउ, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो। मैं कभी छुट्टी नहीं करता, संडे को छोड़ के मैं बीमार होता हूं तो भी क्लास लेता हूं। तो आपको भी कोई छुट्टी नहीं करनी है। दिसंबर तक जब एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही 7वें आसमान पे चला जाएगा, यार मजे आ गए। तो 5 महीने पूरे सिर्फ रिवीजन के लिए बचे हुए हैं हमारे पास। आ रही है मेरी बात समझ में? दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा 11th प्लस 12th। आ रही है समझ में? 11th भी कंप्लीट, 12th भी कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए जी, अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स। देखिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है कि यार कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अरे यस और नो? चलो बताओ, पानी का फॉर्मूला बताओ। H2O। नहीं नहीं, तुम्हारे पानी का बताओ। सर हमारा पानी है H2O। बारिश के पानी का बताओ। सब H2O ना, नाली के पानी का, कुएं के पानी का, समुद्र के पानी का, तुम्हारे घर के पानी का, हमारे घर पानी, सबका पानी एक है। और सबके पानी के फॉर्मूले में आपको 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो मिलेगी मिलेगी। अरे यस सर नो सर। चलो, अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। क्या सबने यही फॉर्मूला लिखा है क्या? है कोई ऐसा भी है क्या? सब हमारे घर में तो ये वाला पानी आता है, ये वाला H2O आधा आता है किसी घर में? तो कोई भी कंपाउंड में किसी भी गिवन एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो होना ही चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा, जब बेटा इस कमरे में से 2 लड़कियों को बुला के ले गया, अब तो मिलते हिलते गए, अब रास्ते में भूल गए यार 2 मंगाई थी कि 2.5 मंगाई थी, यार 2.25 लड़कियां मंगाई थी। आप 2 की जगह चाहे 3 ले आओगे, बीच की लड़की लाओगे कि 2.5, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। यही इसका कंसेप्ट है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी कि जो भी एटम की पेपर वाला बात कर रहा है उसका कम से कम एक एटम तो उस कंपाउंड के अंदर होना ही चाहिए, और इसी से आपका क्वेश्चन होगा। इस पर 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन, एलिमेंट अलग थे। एक बार नाइट्रोजन कहकर पूछा गया था, एक बार सल्फर कहके पूछा गया, एक बार सेलेनियम कहके पूछा गया। एटॉमिक वेट आपको पेपर वाला देता है। देखो, पेपर के अंदर आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं, हर कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और रही बात पूरा साल पढ़ोगे तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डाल लो, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब लिखिए इसके अंदर, इट मींस at least one atom of given element, it means one atom of given element must be present in that compound. At least one atom of given element must be present in the
इन दैट कंपाउंड। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लिखिए, एक न्यूमेरिकल लिखिए। 7% नाइट्रोजन, 7% नाइट्रोजन बाय वेट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। 7% नाइट्रोजन बाय वेट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, then find minimum molecular weight of compound, then find minimum molecular weight of compound। इस लाइन से आपको पता लगेगा किस कंसेप्ट की बात की जा रही है। इस लाइन से 7% नाइट्रोजन बाय वेट का मतलब कि ग्राम है, परसेंट मतलब 100 ग्राम है, जिसमें से 7 ग्राम नाइट्रोजन है। यानी कि आपको नाइट्रोजन के बारे में पेपर वाले ने दे रखा है और आपसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो 7 ग्राम आपकी अगर नाइट्रोजन है, क्या 7 ग्राम, अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की जगह हो सकता है मिनिमम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब तो मोल हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मोल, और मोल में आंसर हमेशा काई में आएगा, ग्राम में आएगा। लेकिन अगर केवल मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछे, एक मॉलिक्यूल का वेट, और एक मॉलिक्यूल का वेट का जो आंसर आता है वो काई में आता है, एएमयू में आता है। तो आप कैसे भी जवाब दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको हटा के भी जवाब दे सकते हो। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का, तो आंसर एएमयू में कर देना। अरे पढ़ाया था। और आपसे कहा मिनिमम ग्राम मॉलिक्यूलर, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल, तो आंसर ग्राम में कर देना। वो एएमयू में कर देना एक मॉलिक्यूल का, मोलर पूछो तो ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बताओ 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो बताओ कंपाउंड कितने ग्राम का हो गया आपका, 100 ग्राम का हो गया। 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो कंपाउंड कितने का हो गया, 100/7 का हो गया। लेकिन क्या नाइट्रोजन 7 की हो सकती है क्या? एक नाइट्रोजन, कम से कम एक नाइट्रोजन तो उस कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए, और एक नाइट्रोजन कितने की होती है, 14 की। अरे ऐसा और दो, अगर 14 है नाइट्रोजन का वेट तो कंपाउंड का कितना हो जाएगा, इंटू 14, तो कितना हो जाएगा आपका 200 ग्राम या 200 एएमयू, जो भी आंसर पूछे आपसे। मेरे से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा एक मॉलिक्यूल का, तो आंसर एएमयू लिख दिया, और मिनिमम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो आंसर ग्राम में कर देता। ठीक है, वापस सुन लीजिए, अगर यही क्वेश्चन नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन के लिए होता, ऑक्सीजन होता है, तो एक ऑक्सीजन कम से कम कितने की होती है, 16 की। सल्फर होता तो एक सल्फर कितने की होती है, 32 की। तो जिसके बारे में बात करें उसका कम से कम एक एटम तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहां 1 एटम मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन होता तो 16 ले लेते, सल्फर होता 32 ले लेते, नाइट्रोजन है तो 14 ले लिया। आ गया होगा शायद समझ में। कॉपी कीजिए क्वेश्चन को। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो मेरे बच्चों, नाम से लग रहा है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लेते हैं अपन ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज नाम सुना है हमारे बच्चों? ग्लूकोज, अरे तो एलकेजी यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हो। ग्लूकोज के अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो सब जानते हैं C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
बताओ यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 6। हाइड्रोजन कितनी है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। वो फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को बताता है, एटम की वास्तविक संख्या को बताता है। नहीं भैया 6 है कार्बन, नहीं भैया 12 है हाइड्रोजन, भैया 6 है ऑक्सीजन, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द फॉर्मूला which provide the exact number of atom in a compound is called molecular formula। और जो इनका सिंपलेस्ट रेशियो बता देता है, जैसे इसका सिंपल रेशियो बताओ, मैं 6 से, मैंने कहा था ना सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे सबको डिवाइड कर दो। इन सब में सबसे छोटा नंबर है 6, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो बाय 6 बाय 6 बाय 6। तो बताओ तुम्हारा रेशियो कितना आएगा? बताओ 1:2:1, यानी कि एक तो कार्बन आ रहा है, 2 हाइड्रोजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट निकालते वो कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि द फॉर्मूला विच प्रोवाइड सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर इन दोनों में अपन रिलेशन निकालें, इन दोनों के बीच में, तो बताओ मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए? मान लो CH2O को मुझे C6 में बदलना है, तो देख लो ना यहाँ 6 कार्बन ज्यादा है, इधर कितने ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है ना, ये 6 गुना ज्यादा है, ये भी 6 गुना ज्यादा है, ये भी 6 गुना ज्यादा है। अगर इस पूरे फॉर्मूले को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा ये बन जाएगा क्या? तो क्या हमेशा ही मुझे 6 से करना पड़ेगा क्या? सबको किसी को किस नंबर से करना पड़ेगा, किसी को किस नंबर से करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां मुझे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, चलो मैं यूं ही लिख देता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया C6H12O6, इसी को ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे? C6H12O6, और ये है आपका CH2O। मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इनको अगर बराबर करना है तो किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले से एक रिलेशन निकल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे n निकालना है, मान लो किसी सवाल में आपको n निकालने की जरूरत पड़ जाए, जो पड़ेगी, अभी न्यूमेरिकल करोगे ना बहुत ही मजा आएगा। तो बताओ कैसे करें, क्या करें, कैसे पता लगाएं? देखिए मान लो मुझे n निकालना है, तो दिख ही रहा है, तो n बराबर कितना हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं लेना है आपको, उनका वेट लेके भी कर सकते हो, यानी कि वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप ये भी तो लिख सकते हो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, अरे ऐसा और नो, तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के वेट को मॉलिक्यूलर वेट ही तो बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन किसका फॉर्मूले का वेट? वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको अपने आप एन का पता लग जाएगा। साहब कैसे, समझ में नहीं आया? आओ पता लगाएं, आओ पता लगाएं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका वेट है क्या आपके पास? कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 इंटू 6, तो ये पूरा आएगा 180। कितना आएगा पूरा? ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट 180, आपको निकालना है एन, ठीक है। फिर अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट, यानी कि इसमें इसका वेट से डिवाइड कर दो आप। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का तो 14, ऑक्सीजन का 16, 14 और 16 30, 30 से डिवाइड कर दो, आपके पास 6 आ गया। आ तो गया 6, शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर n की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, जैसा भी अपन करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल फॉर्मूले के वेट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए पहला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला डाल लिया। अब सब हेडिंग डालो इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डेफिनेशन लिखो इसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
लिखिए द फॉर्मूला विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the exact number of atom in a compound is called molecular formula. हो गया बच्चों। अब अगला लिखो इसी के जस्ट नीचे हेडिंग डाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो समझ में आ ही गया होगा एम्पेरिकल में क्या लिखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखिए द फॉर्मूला विच प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। यही लिखोगे है? अरे यही लिखोगे क्या? एग्जैक्ट नंबर होते तो आपका मॉलिक्यूलर हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो है ना। लिखिए द फॉर्मूला विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन about the simplest ratio of atom in the given compound is called empirical formula। अब इसको कॉपी कर लीजिए पूरे को, और जहां जहां ये चांद सितारे लगा रखे हैं ना, इनको याद रखना, ये काम आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। हो गया। अब एक न्यूमेरिकल लिखिए अ हाइड्रोकार्बन contain 75% carbon by mass। क्वेश्चन लिखिए अ हाइड्रोकार्बन contain 75% carbon by mass। then find simplest formula of hydrocarbon। देखो क्वेश्चन में समझ में तो आ ही रहा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन में आपके पास कार्बन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी। इनका मास दे रखा है, सब मास कहाँ है? 75% कार्बन बाय मास, मतलब ये 75 ग्राम मान लो, मतलब 100 में से 75 ये है, तो ये कितनी हो गई फिर आपकी? 25 हो गई। ये आपके मास दे रखा है, तो जब भी मास दे तो आप मोल निकाल लो, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला मोल से तो लगता है। जैसे मान लेते हैं 1 मोल H2O है, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल। तो आपको जब भी सवाल में ऐसे मास दे दिए जाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा होता है, तो पहले मोल निकाल लो। अब बताओ मोल निकालने को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल निकालने के तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका काम में लोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 75। मोलर मास कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का गिवन मास है 25, हाइड्रोजन का मोलर मास ऑलमोस्ट 1 होता है, 1.008 होता है, 1 मान लेते हैं।
काटो पीटी मचाओ मेरे बच्चों, बार छिकानी 72, बार दूना 24, बार पंजो 60, 6.25। ये कितना आ गया आपके 25। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो। तो ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जो दोनों में या तीनों में या चारों में जो भी हो संख्या, उसमें सबसे छोटा हो। सबसे छोटा कौन है आपका? 6.25। तो 6.25 को इससे डिवाइड करो, फिर 6.25 से इसको डिवाइड करो। काटो मेरे बच्चों, कितना आ गया? काटने के बाद आपका, अरे बताओ ना, काटने के बाद कितना आ गया यहाँ? 1:4। यानी कि आपका एक तो कार्बन है, एक मोल कह दो, 4 मोल हाइड्रोजन है, देन योर हाइड्रोकार्बन वुड बी CH4। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? कॉपी करो, अगला सवाल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है हमारे मुन्ना, अभी अपन जीरो पे चल रहे हैं, अभी तो सरफेस पे तैर रहे हैं, अभी शुरू करा ही नहीं है मैंने मोल। ठीक है, अभी तो प्रोग्राम चालू हुआ है। कहां पहुंचेंगे? रुक जाओ, क्योंकि अभी एक साथ अगर मैं सारे क्वेश्चन आड़े टेढ़े करा दूं, इन सबको कंबाइन करके क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है, मजा आ जाएगा। लेकिन चालू करो जी प्रोग्राम। हो गया? एक और क्वेश्चन लिखिए। चालू करें? चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। 50% बाय वेट एक्स, मॉलिक्यूलर वेट बराबर 20। 50% एक्स बाय वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट कर लो, क्योंकि एक अकेला एटम ही है। ठीक है, एटॉमिक वेट बराबर 20 इज कंबाइंड विद, इज कंबाइंड विद, इज कंबाइंड विद 50% बाय वेट, 50% बाय वेट, वाई एटॉमिक वेट 10, एटॉमिक वेट 10, देन find the simplest formula of compound, then find the simplest formula of compound। ये का कह रहा है? ये का कह रहा है, जरा बहुत ही तमीज के साथ देखिए मेरे बच्चों। ये कह रहा है कि भैया जी एक एक्स है, एक वाई है। ये कह रहा है 50-50% इनका मास है, यानी कि 50 ग्राम ये ले लो, 50 ये ले लो। जैसे ही मास दिया जाता है आपको मोल निकालना पड़ता। मोल निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास एक्स का कितना दे रखा है आपको? 20। रेशो निकाल रहे हो, सिंपलेस्ट रेशो। इधर 50 बाय का करोगे मेरे बच्चों 10, काटा पीटी कर दो, 50 से 50 उड़ा दो मेरे बच्चों। अरे ऐसा और ना, चलो कोई बात नहीं है, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5:10 आ गया। 5:10, छोटे से नंबर से डिवाइड कर दो, 5 से दोनों को, 5/5, 10/5, 1:2, देन योर कंपाउंड वुड बी XY2। इज दैट क्लियर? भाई आपको दोनों का 50-50 दे रखा है, गिवन मास अपन मोलर मास, इसका 20 दे रखा है, एटॉमिक वेट इसका कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। काट दो, अरे या छोड़ दो, या 50 से 50 को काट दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10:20, 10:20 मतलब 1:2, 1:2 मतलब XY2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
इक्वल मास ऑफ एक्स कंबाइन विद इक्वल मास ऑफ वाई if their atomic weight are 30 and 20 respectively, then find simplest formula of compound. Then find simplest formula of compound. देखो मेरे बच्चों, वही सवाल है, हल्का सा चेंज हुआ है। वो कह रहा है कि दो एलिमेंट है एक्स और वाई, इनके मास आपको दे रखे हैं कि भैया जी इक्वल मास है, जो मान लो वो मान लो, एक एक, दो दो, तीन तीन, रेशो में कुछ भी ले लो। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, दो दो लोग तो भी कट के एक आएगा, ऊपर नीचे 50-50 लोग तो भी कट के एक आएगा। जब एक ही आना है तो एक ही ले लो। इक्वल इक्वल जब भी कहता है ना, इक्वल मास, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मोलर, इक्वल, आप एक लेके सॉल्व कर लिया करो। अब आपको निकालना है कहां मेरे बच्चों, मोल। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है एक्स, मोलर मास एक्स का कितना दे रखा है, ओ माय गॉड, इधर ना एक्स और वाई का रेस्पेक्टिवली 30 और 20, ये 30 है और वाई का कितना दे रखा है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 20 रेशो 30 यानी कि 2:3, 2:3 यानी कि x2y3, x2y3। इज दैट क्लियर? आ गया होगा शायद समझ में। कॉपी ले कर लो, कॉपी कर लिया, कॉपी? हाँ करो बेटा आराम से। हाँ मैंने भेज दिया, तूने जो पूछा था उसका जवाब तेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया है। ठीक है रोहित? चल, इसने ये पूछा था कि सर अगर हमको मास इक्वल नहीं दे तो फिर अपन क्या करेंगे। अरे नालायक बच्चे, जब मास इक्वल नहीं देगा, वो कह ही नहीं रहा मास इक्वल है, तो मास की वैल्यू देगा ना आपको। जैसे सवाल में कहा था कि 2 ग्राम या 75 ग्राम या 75%, तो वैल्यू देगा ना तुमको। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। देखिए इधर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, मास परसेंट। अरे कोई जरूरी नहीं है मास का परसेंट निकालो, नंबर का परसेंट, वॉल्यूम का परसेंट कैसे निकालते, खुद की वैल्यू अपन सबकी वैल्यू इंटू 100। तुम्हारे नंबरों का परसेंट कैसे निकालते, खुद के कितने हैं अपन टोटल कितने हैं इंटू 100। अरे ये जीरो तो है। तो मास परसेंट कैसे निकालोगे, खुद का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। परसेंट का मतलब ही ये होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट अगर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब बस ये चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यहां पर 100 ही लिखा जाए, यहां पर आपको प्योरिटी भी दे सकता है पेपर वाला। इफ प्योरिटी इज गिवन, आपको यही लिखना पड़ेगा। आप समझे नहीं कैसे, आओ जैसे पता लगाए, आओ पता लगाए। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड मास परसेंट ऑफ
हाइड्रोजन इन मीथेन गैस, ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है और अभी करंट ही पूछा हुआ है। मीथेन में हाइड्रोजन का मास परसेंट बताइए। तो कैसे निकालते हैं मास परसेंट? खुद का मास, मीथेन जानते हो ना, CH4। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? तो खुद का मास बताओ, किसकी बात कर रहा है वो? हाइड्रोजन की। तो बताओ खुद का मास कितना है? 4 है ना। अपन सबका मास कितना है? 12 और 4 16 इंटू कुछ भी नहीं कह रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करो, 25% हो गई आपकी हाइड्रोजन। कितनी हो गई? जैसे मान लेते मैंने आपसे पूछा बेटा कितनी परसेंट बनी? 85। कितनी बनी? 97। कितनी बनी? 83। तो मैं ये पूछता हूं कि कितने में से बनी, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 100 प्योरिटी का अपन जो भी स्केल लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। अगर उस पे ने कुछ भी नहीं बोला है, मुझे पता लगे इसके एवरेज 100 में से 80 नंबर है, 100 में से 90 नंबर है, लेकिन अगर पेपर वाले ने मेरे से कुछ और कहा, साहब जैसे जैसे पेपर वाले ने कह दिया फाइंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर NH3, इन 66% प्योर यूरिया, यूरिया ये कह रहा है मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बताना है मुझे, यूरिया के अंदर बताना है। यूरिया का फॉर्मूला जानते हो? NH2CO NH2। पेपर वाला जनरली दे देता है, ठीक है। अब इसका बताओ, नाइट्रोजन का मास पूछ रहा है मेरे से, तो नाइट्रोजन तो 2 है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का पूछा था हाइड्रोजन 4 थी। तो बताओ कैसे निकालोगे मास परसेंट? खुद का मास कितना आ रहा है साहब? एक नाइट्रोजन का 14 है, 14 दूना 28 हो गया। टोटल मास कितना हो गया यूरिया का? ये 60 होता है। टोटल मास निकालना जानते हो? निकाल लो ना यार, निकालना तो आता होगा। नाइट्रोजन का 14 और 14 कितना हो गया? 28 हो गया। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 और 2 ये 4 हो गई। कार्बन अकेली है तो कितनी हो गई? 12 हो गई। ऑक्सीजन अकेली है तो कितनी हो गई? 16 हो गई। तो 6 और 4 10 2 12 2 18, ये कितना हो गया? 6 और 4 10, 2 12, 8 20, ये हो गया 2, तो 2 2 4 और 6 60 हो गया। अरे हो गया, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आपको करना है 66। सर आपने अब की बार 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि प्योरिटी का स्केल उसने 100 थोड़ी दिया है। उसने मेरे से क्या कहा है कि भाई साहब 66% प्योर है, तो आपको जवाब उसी तरीके से देना है। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने इसको 66 से कर दिया। अरे यस और नो? ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा 46.6। ये मास परसेंट इसका आ गया। इज दैट क्लियर? क्या समझ में आ गया होगा? वापस सुन लीजिए, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको पेपर वाले ने प्योरिटी दे रखी है, प्योरिटी क्या दे रखी है? प्योरिटी, तो आपको मल्टीप्लाई उस प्योरिटी से ही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलो कॉपी कर लीजिए। अगला टॉपिक आगे देखेंगे।